नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। आप हमें साथ ही फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की तैयारी के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी, और एक और खास मेहमान का कर लेते हैं परिचय, ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार गिरावट के साथ आज बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 900 अंक फिसलकर 61,800 के लेवल पर आज अंत में बाजार बंद हुआ। वहीं निफ्टी जो था वो करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 18,415 के स्तर पर आज बंद हुआ। तो गिरावट का दौर बाजार में आज हमें देखने को मिला। पर क्या वजह रही है बाजार की इस गिरावट के पीछे? इतनी बड़ी गिरावट को अच्छे से समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव, और इस दबाव की दो बड़ी वजह थी। पहली वजह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आती दिखी। कल देर रात अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच हल्के नुकसान के साथ बंद हुए। जब नुकसान हल्का था तो फिर हम गिरे ज़्यादा क्यों? उसकी वजह थी फेड चेयरमैन के बयान। फेड ने 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई, उम्मीद आशंका के मुताबिक। लेकिन उसके बाद फेड चेयरमैन ने जो बयान दिए, चाहे वो ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी को लेकर हो, चाहे महंगाई को काबू में करने को लेकर हो, या ग्रोथ को लेकर हो, कहीं भी कोई किसी तरह की अच्छी बात की नहीं, कहीं नहीं। और बस यही बाजारों पर दबाव बनाने का काम करता हुआ दिखा। डाउ फ्यूचर जो सुबह हरे निशान में थे, धीमे धीमे गिरते गिरते करीबन 300 पॉइंट तक गिर गए। यानी कि सेकंड हाफ में डाउ फ्यूचर्स पर दबाव बढ़ता हुआ दिखा। एशिया कमज़ोर था, यूरोप कमज़ोर था, तो ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला नहीं। उसके ऊपर कच्चा तेल $72-73 का लो बनाकर $82-83 के हाई तक भी आ चुका है। जहाँ तक लोकल मार्केट्स का सवाल है, वैसे तो हमारे यहाँ संकेत उतने बुरे नहीं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के ठीक पहले पिछले 2-3 दिन से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। बाजार हल्के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पोजीशन थोड़ी सी तेज़ी की तरफ ज़्यादा थी। और जब डाउ फ्यूचर्स और फेड की कमेंट्री को देखने के बाद बाजार को समझ में आया कि गिरावट अमेरिका में थोड़ी और खुल सकती है, तो बिकवाली का प्रेशर बना और भारतीय बाजार काफ़ी कुछ आज दबाव में दिखे। दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते दिखे। अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, राहत की बात यही रही कि बैंक निफ्टी 43,500 के इम्पोर्टेंट लेवल पर 550 अंक नीचे जाकर बंद हुआ। निफ्टी में करीबन कमजोरी अच्छी खासी रही, और 250 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी भी अगर आप देखें तो 18,400 के आसपास बंद हुआ। तो लगभग आप सोच सकते हैं 14 दिनों के बाद निफ्टी 18,500 के काफ़ी नीचे जाकर बंद हुआ। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,500 का जो था निफ्टी के लिए, उसके नीचे निफ्टी की समाप्ति होती दिखी है। सेंसेक्स भी 850 अंक लुढ़का है। तो एक चीज़ जो साफ है वो ये कि निफ्टी बेहद दबाव में है, अहम सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी अब भी एग्जैक्टली 43,500 के आसपास ही बंद हुआ है, उतना बुरा नहीं है। तो आज बहुत कुछ अमेरिका पर डिपेंड करेगा कि उनके बाजार कैसे क्या करते हैं। एक्सपायरी का प्रेशर भी हमारे यहाँ था, वो भी अब आज खत्म हुआ। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं आज मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ, जहाँ दिन के एकदम निचले स्तरों पर तेज़ गिरावट के साथ आज भारतीय बाजारों की हुई समाप्ति। आइए जल्दी एक निगाह डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 711 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में की है बिकवाली। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 261 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, कैसे लगे आपको बाजार? कुछ घबराहट बाजार में नजर आई, और आगे क्या एक्सपेक्ट करें अब बाजार के मूवमेंट से? नहीं, बिल्कुल घबराहट तो थी बाजार में। और देखिए आईटी स्टॉक्स ने इनफैक्ट सबसे पहले आगाज किया गिरावट का, और सारे स्टॉक्स काफी टूटे हुए थे। आईटी इंडेक्स काफी नर्वस था। फिर बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो गया। फिर ओवरऑल मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि एक तो एफआईआईज भी सेलिंग मोड में आ गए कल। हालांकि कुछ थोड़ी पॉजिटिविटी थी फ्यूचर्स में और कैश मार्केट दोनों में ही, बट फिर भी फेड के कमेंट्स कल एक्चुअली सरप्राइजिंगली मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया, और आज रिएक्ट किया है। रीजन है कि जो कमेंट्स थे, जैसा कि अनिल जी ने कहा, काफी नेगेटिविटी थी, और 50 बेसिस पॉइंट्स वैसे देखा जाए तो मार्केट
कुछ सेक्शन ने सर्टेनली एक्सपेक्ट कर रखा था, बट ये काफी बड़ा बहुत शार्प जंप था, ये इनफैक्ट हाइक था, तो उसको भी एक नेगेटिवली मार्केट्स ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक अपने अहम सपोर्ट्स के आसपास है, ऐसा बहुत ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं लगती है, क्योंकि आज कैश मार्केट में फिर भी काफी अच्छी चाल थी। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी दमखम था। सो ओवरऑल दिसंबर के महीने में थोड़ी बहुत तेजी जनरली रहती है, कुछ ना कुछ फंड्स की भी बाइंग रहती है, और फिर बाद में प्री बजट अपनी भी एक रैली, एक माहौल बना हुआ रहता है। सो लेट्स सी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स पे और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे फोकस करना चाहिए, और ब्रॉडर निफ्टी थोड़ा बहुत नर्वस रहेगा। 18,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 18,800 900, और नीचे के लेवल्स में कहीं ना कहीं 18,150 200 से लेकर 18,800 ये एक रेंज बना रहेगा। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स and cash market stocks and particularly mid caps and small caps. ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय भी ले लेते हैं संदीप जी। हफ्ते भर के नजरिए के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह आपकी रहेगी, और लॉन्ग टर्म नजरिए का स्टॉक भी बताइएगा। बिल्कुल, मैंने एक स्टॉक दिवाली पिक के तौर पे दिया था और बहुत जबरदस्त चला वहां से, वो था पनामा पेट्रो। और ये पनामा पेट्रो अभी भी वापस से बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स अच्छे खासे जाके 425 के लेवल्स के बाद एक करेक्शन आया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 360 के लगभग आज शायद बंद हुआ है, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, और 390 का टारगेट और 345 का स्टॉप लॉस। अगेन मैं जो भी राय दे रहा हूं, डिस्क्लोजर ये है कि हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स या एसोसिएट्स कोई होल्ड करते हो, बट मेरे निजी अकाउंट में ये स्टॉक नहीं है। पनामा पेट्रोकेम पोजिशनल व्यू रखने की सलाह संदीप जी की ओर से आ रही है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक रखने की सलाह रहेगी आपकी आज? देखिए, मैं कुछ दिनों से ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स काफी दिया हूं, और उनमें से एक स्टॉक सुब्रॉस पहले भी रहा है, और आज मैं वापस से सुब्रॉस लिमिटेड ला रहा हूं। सुब्रॉस देखिए, ये वन ऑफ दी नहीं, इनफैक्ट लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कार एयर कंडीशनिंग का प्लेयर है, और ये स्टॉक मैंने जेम्स में भी कवर किया, और वहां पे भी ये टारगेट्स अचीव किया था, और उसके बाद अब ये वापस से स्टॉक करेक्टेड है। रीजन बीइंग कि पिछले कुछ क्वार्टर्स, हालांकि 2-3 क्वार्टर से तो फिर भी ठीक है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा नहीं था। और अगर हम सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें, तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और पिछले 2-3 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है। तो इसीलिए इस स्टॉक को मैंने चुना है, और करेक्शन इतना बढ़िया हो गया कि 415 के लेवल से 326 के लेवल्स पे है, तो ये कुशन देता है। डाउन साइड भी मुझे ऐसा लगता है कि 290 300 एक अच्छा रेंज के हिसाब से काम करेगा। और ओवरऑल में फंडामेंटल्स देख रहा था, तो फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। प्रोमोटर्स तो है ही है, सूरी फैमिली है, बट उनके साथ एफआईआईज डीआईआईज करीब 14% के लगभग होल्ड करते हैं, एंड बड़े बड़े एफआईआईज जो भी बड़े एएमसीज वो लोग होल्ड कर रहे हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में मारुति सुजुकी, जो कि सुजुकी कॉर्पोरेशन, नॉट मारुति एग्जैक्टली, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का 12% की शेयर होल्डिंग है, और डेंसो कॉर्पोरेशन जो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका 20% है। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और काफी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को लेना चाहिए, और 370 के टारगेट के लिए। सुब्रोस लॉन्ग टर्म खरीदारी की राय संदीप जैन की ओर से। आइए कुछ सवालों की तरफ जरा रुक कर लेते हैं अब, और पहला सवाल व्हाट्सएप पर इस वक्त हमारे पास आ रहा है मेरठ से ब्रजेश भार्गव साहब का। पीवीआर है इनके पास, कह रहे हैं कि इनके पास 110 शेयर हैं, जिस पर इनकी खरीद है 1830 की। जानना चाह रहे हैं कि नियर टर्म में पीवीआर में फिलहाल क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? कुछ नुकसान जरूर झेल रहे हैं अभी ये पीवीआर के सामने एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है, पीवीआर और आइनॉक्स का, तो सर्टेनली स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी था, और अब करेक्ट हुआ है। तो ये स्टॉक को मैं जनरली देखिए, मैं फंडामेंटली वैसे स्टोरी थीम बहुत बढ़िया है, बट नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं होते हैं, चूंकि कोरोना की वजह से भी इंपैक्टेड रहा है सारी चीजें, और पिछले 3-4-5 क्वार्टर से लॉसेस में ही है इनफैक्ट। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटली ये स्टॉक अट्रैक्ट नहीं करता। दो थीम बहुत बढ़िया है, ब्रांड बहुत बढ़िया है, मार्केट लीडर है, और फिर पीवीआर आइनॉक्स एक बहुत बड़ी एक एंटिटी खड़ी हो जाएगी, तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स भी काफी मिलेंगे। सो इसीलिए इन्होंने अगर लिया हुआ है, तो सर्टेनली ये ध्यान रखिए कि ये टेक्निकली स्टॉक धीरे धीरे वीक हो रहा है, बट फिर भी 1790
के लगभग एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और फिर भी हमारे पैनल पे भी काफी जो दिग्गज पैनलिस्ट होते हैं वो लोग टेक्निकल्स को देखकर और स्टॉप लॉसेस बताते हैं। तो मेरे हिसाब से 1790 का एक ये स्टॉप लॉस लगा के रखें। बाकी ओवरऑल ये अभी बने रह सकते हैं, हो सकता है कि एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि न्यूज काफी बड़ी है जो सामने आने वाली है। ओके, तो पीवीआर में बने रहें, यही फिलहाल आपके लिए राय आ रही है संदीप जैन की तरफ से। अगले कॉलर का रुख करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सवाल आ रहा है बेंगलुरु से लाल थापा का। इनका सवाल टाटा मोटर्स पर है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। 75 शेयर इनके पास है, 446 टाटा मोटर्स पर इनकी खरीद है। क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं फिलहाल ये टाटा मोटर्स में? देखिए, टाटा मोटर्स में आज एक पॉजिटिव न्यूज थी। बाकी मुझे टाटा मोटर्स, वैसे मैं इस शो में काफी बार डिस्कस किया हूं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। रीजन बीइंग, देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, टाटा का नाम है, इनकी एक्सेप्टेंस भी आ गई है मार्केट में, ईवी में अच्छा नाम बना रहे हैं लोग। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेंस शीट है वहां पे मुझे जो डेट्स को देखता हूं तो मुझे काफी डर लगता है, क्योंकि काफी बड़े डेट्स है। इट्स नॉट दैट इजी इतने डेट्स और इतने फियर्सली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सस्टेन करो। करीब 1,44,000 करोड़ के डेट है। तो ये स्टॉक्स अगेन एफएनओ में भी है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करते हैं, बट फंडामेंटली अगर स्टॉक को लेना है तो बहुत समय देना पड़ेगा सुधार दिखने में। सो ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। एट द सेम टाइम इनको यही राय रहेगी कि अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर से ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल उछाल पे निकले, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो ऑटो स्टॉक्स है लाइक मारुति, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। उछाल पर निकलने की सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए राय आ रही है। मारुति सुजुकी एक ऐसा वन ऑफ द स्टॉक्स हो सकता है जिस पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी आप नजर बनाए रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप से मुंबई से राकेश पाटिल सवाल भेज रहे हैं हमें। इनका पीएनबी पर सवाल है। संदीप जी, 1500 शेयर इनके पास है, 54 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे क्या करें। इनफैक्ट पीएनबी में तो हमने एक अच्छा खासा एक्शन देखा है, इन्हें मुनाफा भी है। शेयर करीब 3 साल के ऊपरी स्तर को टच करता हुआ नजर आया। एक महीने में हमने 36%, 6 महीने में दोगुने भाव होते हुए भी देखे हैं पीएनबी के। क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये जो पीएसयू बैंक्स है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एसबीआई हो, बीओबी सबसे बड़ा लीडर था, जो कि बहुत इनिशियली एक आउट परफॉर्मर की तरह आया सामने, और बाकी सारे पीएसयू स्टॉक्स, बैंक स्टॉक्स एकदम धूम मचा रखे हैं। और ये स्टॉक चूंकि एफएनओ में और जल्दी से ये बैन में आ जाता है, ये भी एक रीजन है। हालांकि कल बैन से निकला था, आज वापस से पता नहीं अब लिस्ट में आएगा कि नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये बने रहें और ये स्टॉक में समय दें। डाउनसाइड आए तो भी घबराना नहीं है, अगर नीचे आता है तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट और कर सकते हैं। 50-55 के रेंज में अगर आता है तो एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, बाकी बने रहे मेरे हिसाब से। पीएनबी में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल का रुख करें। मुंबई से श्वेता सिंह हमें सवाल भेज रही हैं। जेके टायर्स पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है, 161 है जेके टायर्स पर इनकी खरीद। जानना चाह रही है जेके टायर्स में फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे, क्योंकि कुछ मुनाफा इन्हें जरूर है, लेकिन कब तक आपको लग रहा है कि जेके टायर इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए, सारे टायर स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजन बीइंग रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर ऑटो इंसुलेरीज अच्छे चल रहे हैं, काफी अच्छी डिमांड है, भले वो ओईएम से हो या रिप्लेसमेंट की डिमांड हो, सब बहुत बढ़िया है। और ये स्टॉक भी वैसे काफी परफॉर्म किया, बट जनरली मैं स्टॉक को, अगर टायर स्टॉक्स की बात होती है तो मैं इसको कम रेकमेंड करता हूं बिकॉज ऑफ द डेट कंपोनेंट। देखिए 5-5.5 हजार करोड़ के डेट्स है और कंपनी 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम पसंद करता हूं। बट यस, परफॉर्म सारे ही किए हैं। सो ओवरऑल टायर स्टॉक्स में अगर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं तो मुझे गुडियर टायर्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, टीवीएस श्रीचक्र है, तो ये सब डिक्लाइंस पे लेने की कोशिश करें। बाकी इनको फायदा हो रहा है, तो कोई भी दिन अच्छा मार्केट आए तो मुझे लगता है कि अगर उछाल में अगर ये निकलने की कोशिश करें तो ओवरऑल ये ऊपर का लेवल्स 214 के लगभग है, तो 214-220 का रेंज आए तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं। ओके, ये रही राय जेके टायर पर आपके लिए। फेसबुक पर सवाल इस वक्त आ रहा है नागपुर से महेश जोशी साहब का। फैक्ट इनके पास है 340 शेयर और 200 है इस पर इनकी खरीद। इनफैक्ट फर्टिलाइजर शेयरों में हमने तूफानी तेजी देखी है।
शेयर फैक्ट स्पेशली 18% उछला है रिकॉर्ड स्तर पर। इसकी हमने इसको जाते हुए भी देखा, एक महीने में 70% उछला, 6 महीने में तो 100% का उछाल आया है। ये कुछ 8,000 के मुनाफे पर अभी है फैक्ट में, क्या कर सकते हैं ये? नहीं, बिल्कुल फैक्ट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जनरली मैं आज भी काफी बड़ा डिस्कशन हुआ, ट्यूसडे को भी दोपहर के शो में फर्टिलाइजर्स के ऊपर, और एक के बाद एक मैंने हो या हमारे दूसरे पैनलिस्ट हो, सब ने फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में बात की और काफी तूफानी तेजी है और सब ने पैसा बनाया होगा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि जीएसएफसी एक स्टॉक है जो कि आज था, मैंने भी किया था और हमने डिस्क्लोजर अगेन कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया और काफी सालों से हम लोग जीएसएफसी आरसीएफ को रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और आरसीएफ तो बढ़िया किया ही है और इवन जीएसएफसी भी इन लेवल्स पे और अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि बाकी अगर पीएसयू फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखें तो काफी परफॉर्म कर चुके हैं। जीएसएफसी इज येट टू कैच अप, तो वहां पे ध्यान दें। बाकी जो एफएनओ स्टॉक्स है, चंबल है या जीएनएफसी है या कोरोमंडल है, तो उसमें इनमें भी ध्यान दिया जा सकता है। वो एफएनओ सेगमेंट के तो थोड़े अलग मूव होती है और कैश मार्केट वालों की थोड़ी अलग मूव होती है। तो चंबल लुक्स गुड एंड इवन कोरोमंडल आल्सो लुक्स गुड, और बजट के पहले इनमें माहौल बना रहता है, सो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एफसी, फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं इस पूरे स्पेस में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल व्हाट्सएप पर पुणे से जन्मेजय साहब भेज रहे हैं। इनके पास टेक महिंद्रा है, 175 शेयर है और 1100 इस पर इनकी खरीद है। टेक महिंद्रा पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, फिलहाल होल्ड करें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कमजोर ग्लोबल संकेतों से आईटी शेयरों में तो अच्छी खासी हम थकान देख रहे हैं, इन्हें नुकसान भी है, तो क्या करें टेक महिंद्रा में? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है, मैं यही बोलूंगा। अगर आईटी स्पेस में जो बड़े 5-6 प्लेयर्स हैं उनमें से काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहे। हालांकि टेक्निकली वीक जरूर है, फंडामेंटल्स भी देखिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वहां कोई भी नेगेटिविटी आती है तो ये सारे आईटी स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि घबराना नहीं चाहिए, इन स्टॉक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लंबा नजरिया रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस बार रिजल्ट्स भी देखना कि कैसे आते हैं। बाकी एचसीएल टेक ने भी माहौल एक थोड़ा सा, जो कमेंट्री आई थी एचसीएल टेक की, उससे भी थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में माहौल बिगड़ा। बट ओवरऑल आई फील कि जो समय देंगे उनको पैसा खोना नहीं पड़ेगा। आईटी स्टॉक्स में आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड बुलिश ऑन दिस बिग 4-5 कंपनीज, तो होल्ड करें बस और समय देना पड़ेगा। ओके, टेक महिंद्रा समय दे और होल्ड करने की सलाह हमारे पास आ रही संदीप जी की ओर से। एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। दिल्ली से जितेंद्र जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मेरे पास जो है एनडीटीवी का 50 शेयर है 490 में, और अडानी पावर का 100 शेयर है 390 में, ये भी क्या करें? कब तक रख सकते हैं? जब तक फायदे में ना आ जाए। अच्छा, फायदे में आने का इंतजार। नुकसान अदानी पावर में झेल रहे हैं। एनडीटीवी के 50 शेयर 490 के भाव पर हैं फिलहाल। एनडीटीवी में भी इन्हें नुकसान है, क्या करें संदीप जी, दोनों ही शेयर्स में? देखिए, होल्ड करें मेरे हिसाब से। अडानी पावर भी देखिए, अगर आप दूसरे अडानी ग्रुप के स्टॉक से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी ये एक रेंज में है और सस्ते वैल्यूएशंस पे ही बोलूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से, और करेक्ट भी काफी हो चुका, ऊपर के लेवल से अच्छे खासे करेक्शन देख चुके हैं। और ये दोनों स्टॉक्स, दोनों इनफैक्ट अब अडानी ग्रुप कंपनीज ही है। और एनडीटीवी भी मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और जो अभी चेंजेस आ रहे हैं काफी पॉजिटिव चेंजेस है, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। बट ओवरऑल दे आर होल्ड, और मुझे इनकी बातों से जो लग रहा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ये अपने पैसे से डट के बैठने वाले इन्वेस्टर लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको लॉस नहीं होगा, बट यही है कि समय देना पड़ेगा और अपने भाव मिलेंगे इनको। कल के बाजार पर क्या रखें, खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं आज रात अमेरिका में फॉलो अप सेशन किस तरह का होता है। फेड की मीटिंग के बाद लगभग 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स और 150 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, यानी कि दबाव के साथ होने की आशंका है।
33,200 के आसपास डाउ को अच्छा सपोर्ट है। देखते हैं उन सपोर्ट तक कब तक पहुंचता है और वहां सपोर्ट लेता है या नहीं। उससे पहले भारतीय बाजार ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है। आज के सेशन में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वाकई में एफआईज की तरफ से अच्छी खासी तेजी की पोजीशन कम होने और शॉर्ट होने का खतरा है, या ये जो सब कुछ कमाल आज किया है मंदी की तरफ वो ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशन कम होने की वजह से हुआ है। ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और बाकी ग्लोबल संकेत तो सारे हम देखेंगे। अब जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, इमीडिएटली एक जो सपोर्ट निफ्टी पर दिखता है वो है 18,350 के आसपास का। पिछले हफ्ते हमने 18,345 के आसपास ही सपोर्ट लेकर वहाँ से 18,700 तक की एक रिकवरी देखी। अब अगर 18,350 के नीचे ट्रेड करना और बंद होना शुरू करें हम कल, तो और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 43,500 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पर था, वो होल्ड किया। अब नया जो सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे वो 42,900 43,000 के आसपास का है। ये अगला बेहद मजबूत सपोर्ट है और छोटा सपोर्ट 43,300 से 43,375 का निकल कर आता है। इन दो लेवल्स पर आपको रखनी है नज़र। ऊपरी स्तरों पर अगर रिकवरी आई भी तो निफ्टी के लिए अब 18,500 18,550 की रेंज रुकावट का काम करेगी ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी पर रिकवरी आने पर 44,000 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। 43,850 43,950 के लेवल थोड़ी रुकावट का काम करेंगे। तो इन लेवल्स पर आपको कल के सेशन के लिए रखनी है नज़र। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहाँ की जाए? सर स्वाति, गुड इवनिंग। कल के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक तेजी की है और एक मंदी की है। मार्केट में भी एक करेक्शन बन रहा है, इसलिए मैं दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। तो पहला जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में तेजी देखने को मिल रहा है, इसके लिए 4400 का कॉल 70 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक के बनेंगे ब्रिटानिया के 4400 के कॉल के अंदर। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया के अंदर 1440 वाला पुट लेना है। इसमें वीकनेस दिख रही है, इसमें मंदी लग रही है, इसके लिए इसमें क्यूमिंस इंडिया में 1440 वाला पुट लेना है 27 रुपए के आसपास। 17 रुपए का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 38 रुपए से लेके 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी। चलिए, सुमित बगड़िया की ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी हुई और कल की खरीदारी के लिए इंट्राडे पिक संदीप जी आपसे लेंगे अब। यस, कल की इंट्राडे पिक के तौर पे मैं सेल कॉल लाया हूं। जनरली मैं बाय कॉल्स लाता हूं और मुझे बजाज ऑटो इनफैक्ट टेक्निकली वीक लग रहा था और इसलिए मैंने सेल कॉल लाया। और जिस तरीके से मार्केट्स में रुझान है कि ब्रॉडर मार्केट्स और जो बड़े स्टॉक्स है, इंडेक्स वाले स्टॉक्स है, उनमें शायद हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिले। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप और स्टॉक एक्शन पे हम ध्यान देंगे कैश मार्केट वाले, तो बजाज ऑटो को सेल कर सकते हैं। 3616 पे बंद हुआ था, 3570 और 3550 के टारगेट्स के लिए और 3640 का स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो सेल कॉल इंट्राडे की आ रही है यहाँ पर संदीप जैन की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए।